वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की चाइल्ड हेल्थ की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों में डायरिया के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। डायरिया या दस्त रोग या अतिसार, ये क्या है? डायरिया को डिफाइन किया गया है कि एक दिन में कम से कम 3 लिक्विड वाटरी स्टूल पास हो। यह नॉर्मली संख्या की बजाय कंसिस्टेंसी पर हम ज्यादा निर्भर करते हैं। अगर गठित मल है, लिक्विड नहीं है, तो उसकी यदि फ्रीक्वेंसी 3 या 4 भी हो जाती है तो भी उसको हम डायरिया नहीं कहेंगे। बट यदि लिक्विड है और मीन 3 है, 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा है, तो वो डायरिया कहलाएगा। जब लूज स्टूल की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकता है, जो डायरिया की एक कॉम्प्लिकेशन या जटिलता है। इससे हमें बचना चाहिए। क्लिनिकल टाइप्स ऑफ डायरिया। दस्त जो बीमारी है, यदि उसके उपचार का बेस हम बना लें इसके टाइप को, तो इसको बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। क्लिनिकल जो क्लासिफिकेशन है, वो जैसे ही बच्चा ओपीडी में आता है उसी समय तुरंत उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लिनिकल टाइप डायरिया के 4 होते हैं। सबसे पहले तीव्र पानी का दस्त या एक्यूट वाटरी डायरिया। ये क्या होता है? कोलेरा भी इसी कैटेगरी में आता है, जिसमें वाटरी डायरिया होता है जो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक हो सकता है। इसका जो मेन डेंजर होता है या खतरा होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन काफी तेजी से हो जाता है और वजन कम हो सकता है यदि बच्चे को डायरिया के दौरान फीडिंग ना कराएं। तो फीडिंग कंटिन्यू रखनी है, ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। उसके बाद सेकंड है तीव्र खूनी दस्त या डिसेंट्री या पेचिश भी कहते हैं इसे। इसमें डायरिया के साथ ब्लीडिंग भी होती है और इसमें जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसको नुकसान पहुंचता है, सेप्सिस हो सकता है और माल न्यूट्रिशन हो सकता है, कुपोषण हो सकता है। तीसरा है लगातार दस्त, परसिस्टेंट डायरिया या क्रोनिक दस्त भी इसे कहते हैं, जो 14 दिन या 14 दिन से ज्यादा होता है। इसमें भी मुख्य खतरा रहेगा माल न्यूट्रिशन का और ज्यादातर नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी इसमें होते हैं, जनरलाइज इन्फेक्शन होते हैं। और चौथे नंबर का जो डायरिया है वो है गंभीर कुपोषण के साथ डायरिया, जिसमें मरासमस और क्वाशोरकोर भी शामिल है। मुख्य खतरा इसमें रहता है डिहाइड्रेशन का, सिस्टमिक इन्फेक्शन का, इवन हार्ट फेलियर और विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है शरीर में। उसके बाद है कि कॉजेज ऑफ डायरिया क्या है। यदि हम कारण को जान लेते हैं डायरिया को तो बचने का प्रयास कर सकते हैं। डायरिया कई कारण से हो सकता है। मुख्य रूप से इनके जो कॉजेज हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन्फेक्शियस डायरिया के रूप में, डाइटरी फैक्टर्स के रूप में, फूड इंटॉलरेंस के रूप में, मेडिकल सर्जिकल कंडीशन के रूप में और मेडिसिन के रूप में। क्या है ये, एक एक करके हम इसको जानेंगे। इन्फेक्शियस डायरिया, ये व्यक्ति में या बच्चे में जो सामान्य तौर पे संक्रमण से दस्त होते हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं: वायरल, बैक्टीरियल, फंगस और परजीवी या पैरासाइट। जो वायरस से नॉर्मली इन्फेक्शन होता है वो रोटा वायरस और नोर वायरस जैसे वायरस जो दूषित भोजन या पानी के साथ फैलते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण है साल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर, ई कोलाई और शिगेला, ये डायरिया क्रिएट करते हैं। परजीवियों में क्रिप्टोस्पोरिडियम, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एंड जियार्डिया लेम्बेलिया, और फंगल इन्फेक्शन में कैंडाइडा एल्बिकेन्स, ये डायरिया क्रिएट करते हैं। फिर आता है हमारे पास डाइटरी फैक्टर्स। डाइटरी फैक्टर में शामिल होता है कि शराब, कुछ लोगों में शराब पीने से दस्त हो सकते हैं। फैटी फूड्स, अगर वसा युक्त फूड ज्यादा यूज किया जाए तो उससे भी डायरिया हो सकता है।
इसलिए ज्यादा वसा वाले फूड जो हैं स्पेशली डायरिया के दौरान नहीं लेना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थ, वैसे तो फाइबर रफेज अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए, बट लिमिट मात्रा में। यदि बहुत ज्यादा उनका यूज किया जाए, बहुत ज्यादा फल सब्जियां खाई जाए, तो वो डायरिया क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो जीआईटी में पचते नहीं है, रुकते नहीं है, तो वो डायरिया क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी उत्पाद, कॉफी, चाय, इनका ज्यादा उपयोग और ज्यादा मीठे पदार्थों का उपयोग भी डायरिया क्रिएट कर सकता है। फूड इंटॉलरेंस, ये जन्मजात मेटाबॉलिक एरर्स होती हैं जिन्हें फूड इंटॉलरेंस कहते हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसको हम दूध से एलर्जी भी कहते हैं, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, गेहूं के आटे से एलर्जी या गेहूं से एलर्जी, कैफीन इंटॉलरेंस, चाय से एलर्जी, कॉफी से एलर्जी, एमीन असहिष्णुता, फर्मेंटेशन युक्त खाद्य जो पदार्थ हैं उनसे एलर्जी। ये सब जो इंटॉलरेंस है वो दस्त क्रिएट कर सकते हैं या डायरिया कर सकते हैं। इनका वैसे तो कोई इलाज नहीं होता है, केवल इनसे बचना होता है आइडेंटिफाई करने के बाद। मेडिकल सर्जिकल कंडीशंस, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे आंतों का सूजन जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन्स डिजीज कहते हैं, सीलिएक डिजीज जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, ये शामिल होते हैं। सर्जिकल कारणों में मुख्य रूप से किसी भी टाइप की सर्जरी जो छोटी आंत या बड़ी आंत के ऊपर की गई हो, उसमें डायरिया हो सकता है, बट वो टेम्परेरी होता है, ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ। उसके बाद मेडिसिन, कुछ मेडिसिन साइड इफेक्ट के रूप में डायरिया क्रिएट करती हैं, उसमें मुख्य उदाहरण है एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा कुछ अन्य दवाएं के उदाहरण है जो दस्त का कारण बनती हैं, उनमें एंटासिड्स और मधुमेह की दवाइयां शामिल हैं। साइन सिम्टम क्या होंगे डायरिया के? तो मुख्य साइन सिम्टम तो आपको जो पता लगेगा वो लूज वाटरी स्टूल्स, इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बहुत ज्यादा तेज एकदम पेन होता है पेट में, नोजिया यानी उल्टी आने जैसा, जी मचलाना, उल्टी हो सकती है, बुखार हो सकता है यदि इन्फेक्शन है साथ में, ब्लोटिंग यानी पेट फूला हुआ सा लगेगा, जनरलाइज्ड वीकनेस होगी, पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होगी, और निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन से संबंधित लक्षण होंगे, जैसे भूख प्यास ज्यादा लगेगी, शरीर में एनर्जी की कमी फील होगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस रहेगी, और लॉस ऑफ स्किन टर्गर हो जाएगा। लॉस ऑफ स्किन टर्गर क्या है कि स्किन के ऊपर यदि हम पिंच करते हैं तो नॉर्मली जैसे ही पिंच करेंगे विद इन सेकेंड्स ये वापस चला जाता है, बट यदि डायरिया होगा तो ये डिहाइड्रेशन होगा तो ये धीरे धीरे वापस जाएगा, तो इसको कहते हैं स्किन टर्गर को लॉस हो जाना, स्किन की इलास्टिसिटी का कम हो जाना। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ये तो हिस्ट्री है, बेस्ट है, हिस्ट्री से पता लगेगा कि टाइप ऑफ डायरिया क्या है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिससे डिहाइड्रेशन के बारे में क्लासिफिकेशन हो सकेगा, या सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और स्टूल एग्जामिनेशन भी करवाए जाते हैं। फिर होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट, डायरिया का प्रबंधन कैसे करूं? डायरिया प्रबंधन मुख्य रूप से डिपेंड करता है निर्जलीकरण को पहचानना और उसको रोकना, डिहाइड्रेशन को रोकना, और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एक बेस्ट मेथड है जिसके द्वारा हम प्रबंधन करते हैं डायरिया का, और जिंक सल्फेट की टेबलेट्स ये बच्चे को दी जाती हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे डायरिया हुआ है तो एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज सपोर्टिव ट्रीटमेंट सफिशिएंट। WHO रिकमेंडेड जो ORS पैकेट्स आते हैं स्वास्थ्य केंद्रों में वो दिए जा सकते हैं, एक पैकेट 1 लीटर में, और घर पर बना हुआ ORS वो भी यूज कर सकते हैं। यदि सीवियर कंडीशन हो, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा और वहां आईवी फ्लूइड्स की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो ORS जो हम हॉस्पिटल में देते हैं, उसके अलावा सामान्य ORS या कोई भी फ्लूइड जो साल्टेड हो वो बच्चे को दे सकते हैं, जैसे ORS का घोल तो है ही, इसके अलावा कोई भी नमकीन पेय जैसे चावल का पानी जिसमें नमक डाला हुआ हो, छाछ, चीनी वाला घोल अवॉइड करना है, केवल चीनी वाला। नमक के साथ सब्जी का जो पानी है वो, और चिकन सूप ये दे सकते हैं। घर पर ORS बनाकर वो दे सकते हैं जिसमें 3 ग्राम नमक या 1 लेवल टी स्पून नमक
और 18 ग्राम चीनी अर्थात 6 लेवल स्पून चीनी, ये हम 1 लीटर पानी में डालकर ले सकते हैं, तो ये भी काफी प्रभावी होता है। अनसुटेबल फूड्स, कुछ ऐसे फूड हैं जो डायरिया में नहीं लेने चाहिए। वो है तो लिक्विड बट डायरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेशली जब चीनी के रूप में ज्यादा जाता है तो, क्योंकि वो ऑस्मोटिक डायरिया क्रिएट करता है और हाइपरनेट्रीमिया भी कर सकता है। जैसे कॉमर्शियली मार्केट में जो बने हुए कार्बोनेटेड बीवरेजेस आते हैं, कॉमर्शियली फ्रूट जूसेस और मीठी चाय, ये अवॉइड करनी है डायरिया के अंदर स्पेशली। कितना ओआरएस या फ्लूइड देना है, इसका एक सामान्य नियम है कि जितना बच्चा ले सकता है या वयस्क ले सकता है उतना फ्लूइड दिया जाए, बट एक गाइडलाइन के रूप में हम ये मानते हैं कि यदि 2 साल से छोटा बच्चा है तो 50 से 100 ml ओआरएस या फ्लूइड प्रत्येक दस्त के बाद देना है। यदि 2 से 10 साल का बच्चा है तो 100 से 200 ml ओआरएस या फ्लूइड प्रत्येक दस्त के बाद, और यदि बड़े हैं 10 साल से बड़े बच्चे और फिर वयस्क हैं तो उनको प्रत्येक दस्त के बाद उतना ओआरएस या फ्लूइड देना है जितना वो पी सकें, तो बेस्ट रहता है। जिंक भी सिरप या गोलियों के रूप में, टैबलेट्स के रूप में दिया जाता है, जो भी उपलब्ध हो या आसानी से हम ले सकते हैं, सस्ती हो। वैसे हेल्थ सेंटर्स पे ये फ्री मिलती है, सरकारी केंद्रों पर। दस्त शुरू होते ही जिंक देने से एक तो डायरिया और जो इसका कॉम्प्लिकेशन है डायरिया का, निर्जलीकरण है, उसे हम रोक सकते हैं। और 10 से 14 दिन तक लगातार यदि 20 मिलीग्राम जिंक हम देते हैं तो जो भी डायरिया के दौरान जिंक लॉस हुआ है उससे बच सकते हैं, और आगामी 2-3 महीने में डायरिया के जो एपिसोड्स बच्चे में होने के चांस है वो कम हो सकते हैं। दस्त को रोका कैसे जाए, देखते हैं ना कि जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पेरेंट्स को हमें समझाना है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आप डायरिया से बच्चे को बचा सकते हैं। सबसे पहले सुरक्षित पानी। ज्यादातर जो डायरिया है वो फीको ओरल रूट से जाता है, मुंह से जाता है अंदर, इसलिए सुरक्षित पेयजल और ताजा भोजन, फ्रेश बना हुआ फूड डायरिया को रोकता है। जो वातावरण स्वच्छता है वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। दस्त सहित अन्य प्रकार के सभी इन्फेक्शन स्वच्छ वातावरण से रुक सकते हैं। एनवायरमेंटल जो हाइजीन है वो बेटर रहती है। उसके बाद है साबुन से हाथ धोना। किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, वो यदि बार बार हम हाथ धोते हैं तो बैक्टीरिया वायरस लोड हाथों से कम होता है और संक्रमण से हम बच सकते हैं, डायरिया से भी हम बच सकते हैं। इसी प्रकार यदि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, यदि छोटा बच्चा है पहले 6 महीने तक केवल ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए तो उसे हम डायरिया से बचा सकते हैं, क्योंकि एक तो वो इम्यूनिटी मिलती है, वो इन्फेक्शन से बचाती है, प्लस जो कॉमर्शियल या ऊपर से जो दूध पिला रहे हैं वो इन्फेक्टेड हो सकता है, या जो बॉटल फीडिंग के खतरे हैं उससे हम बच्चे को बचा सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, न केवल पर्यावरणीय स्वच्छता या एनवायरमेंटल स्वच्छता बल्कि जो व्यक्तिगत स्वच्छता है वो भी दस्त के साथ साथ अन्य संक्रमणों से भी बचाव करती है। फिर भोजन स्वच्छता, यानी अच्छी तरह पका हुआ भोजन हो, बासी भोजन ना खाया जाए, पूरी तरह अगर बाद में खाना पड़े तो उसको गर्म करें ताकि बैक्टीरिया वायरस उससे खत्म हो सके, और अगर फ्रूट्स खाते हैं तो उसको अच्छी तरह धोकर छीलकर उनका उपयोग करें, तो डायरिया से बच सकते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा, जितना ज्यादा हम ये जो नॉलेज है बचाव की ये स्प्रेड कर सके, पेरेंट्स को समझा सके, आम जनता को समझा सकें, उतना हम डायरिया को प्रिवेंट कर सकेंगे। और जब हम दूसरों को डायरिया को उनको अवेयर करके उनका डायरिया रोकते हैं तो हम एक कम्युनिटी में स्प्रेड के खतरे को रोकते हैं। तो एक प्रकार से अगर आपने पड़ोसी के बच्चे के डायरिया प्रिवेंट किया है तो आपके बच्चे का भी डायरिया प्रिवेंट होगा, अदरवाइज वो वहां से स्प्रेड होगा। तो आप जितना ज्यादा हो सके अवेयरनेस स्प्रेड करें डायरिया को रोकने के लिए, और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई दिए हैं कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार रोटा वायरस का जो टीकाकरण है वो भी जरूर करवाएं। आजकल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल हो गया है। 6, 10वें और 14वें हफ्ते में रोटा वायरस की जो 5 बूंदे हैं वो दी जाती हैं। उससे भी रोटा वायरस से संबंधित जो डायरिया है वो रुकता है, और ज्यादातर जो डायरिया होता है वो यही वाला होता है।
इस प्रकार ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। उसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा समय पर आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और कंटेंट देखने के लिए विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।